नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर के एग्जाम 2022 के लिए जनरल स्टडीज जो 75 मार्क्स का आता है, उसमें से एक टॉपिक आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम चरण को कवर किया जाएगा। जी हाँ साथियों, 1885 से लेकर 1905 तक के जो स्वतंत्रता संग्राम में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, उनको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। जी हाँ साथियों, यदि आप PDF चाहते हैं तो आप 919982 और 0105 पर अपना नाम और पता व्हाट्सअप करेंगे। जहां तक सवाल है बीपीएससी हेडमास्टर का, तो ये 53वां वीडियो है साथियों। आप द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल के प्लेलिस्ट प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक तैयारी में जा कर के आप जो बाकी शेष वीडियो हैं, जो 53 वीडियो डाले गए हैं, उसे आप देख सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड, अगले पड़ाव पर और देखते हैं क्या कुछ है इस अंक में। जी हाँ साथियों, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों। इसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य है आपके उज्जवल भविष्य की कामना करना। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ये सिलेबस। आज इस सिलेबस का जो तीसरा पार्ट है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को यहाँ पर आज कवर करवाया जाएगा साथियों, इसका प्रथम चरण। इसमें और भी वीडियो आपको मिलेंगे, विभिन्न टॉपिक से वीडियो लगातार डाले जा रहे हैं। अभी सभी वीडियो को आपको देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, तो ले लेते हैं अगला स्लाइड और देख लेते हैं क्या कुछ है इस अंक में। जी हाँ साथियों, यहाँ पर पहला स्लाइड आपके बीच आ चुका है साथियों। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला पार्ट है। जी हाँ साथियों, आप 919982 0105 पर आप ये करके अपना एड्रेस दे करके आप PDF प्राप्त कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के चरण को देख लेते हैं साथियों। तो ये प्रथम चरण है। प्रथम चरण में जो है 1885 से 1905 तक के ईस्वी को प्रथम चरण बना गया। इसे उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण बोला गया। क्या बोला गया साथियों? इसे उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण बोला गया। द्वितीय चरण 1905 से 1919 ईस्वी तक का है काल है, जिसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण बोला गया, जिसकी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। जी हाँ साथियों, तृतीय चरण 1919 से 1947 तक का है, जिसे गांधीवादी युग या गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। जी हाँ साथियों, तो आज के इस अंक में हम लोग प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905 तक के महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ साथियों, जो पहला चरण प्रारंभ होता है 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक, तो सबसे पहले इस चरण की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना के साथ। जी हाँ साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होती है और प्रथम चरण की शुरुआत होती है। इस कांग्रेस की स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे A.O. ह्यूम थे, जो सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। जी हाँ साथियों, कांग्रेस का पहला अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जी हाँ साथियों, GDTP संस्कृत महाविद्यालय बंबई, जो आजकल मुंबई कहलाता है, में हुई, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जी हाँ साथियों, कांग्रेस का पहला अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जी हाँ साथियों, ये इसके संस्थापक थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। जी हाँ साथियों, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच संपर्क स्थापित करते हुए राष्ट्रीय भावना का विकास करना था। जी हाँ साथियों, देश के विभिन्न लोगों के बीच में संपर्क करते हुए राष्ट्रीय भावना का विकास करना था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। जी हाँ साथियों, तो क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन का काफी अभाव था, इसीलिए ये जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी, तो जो 72 प्रतिनिधि शामिल किए गए थे, उसमें यह प्रयास किया गया था कि देश के विभिन्न हिस्सों से वो प्रतिनिधि शामिल किए जाए। जी हाँ साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण की विशेषता यह था कि इसमें उदारवादी विचारधारा वाले लोगों का प्रभुत्व था। इन लोगों में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय और फिरोज शाह मेहता का नाम लिया जा सकता है। जी हाँ साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले को हम लोग गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप से भी जानते हैं। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला स्लाइड। उदारवादियों की राजनीति को तत्कालीन क्रांतिकारी नेता राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर पुकारते थे। जो क्रांतिकारी नेता थे, जिसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग थे, उन लोगों को ये उदारवादियों की जो विचारधारा थी बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वो लोग उन्हें भिक्षावृत्ति यानी कि भीख मांग रहे हैं, वो लोग ये चाहते थे कि कहते थे कि आप लोग आज़ादी को भीख मांग रहे हैं, इसलिए उन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति कह करके पुकारते थे। जी हाँ साथियों, उदारवादियों ने देश तथा विदेश ब्रिटेन जाकर लोगों में भारतीय राष्ट्रवादी की जागृति का विकास किया। जी हाँ साथियों, उदारवादी जो देश के तथा विदेश के विभिन्न हिस्सों पर गए और विभिन्न गतिविधियों के द्वारा लोगों के बीच में जो है
राष्ट्रवादी भावना, भारतीय राष्ट्रवादी भावना का विकास किया और विकास करने में सफल हो गए। जी हाँ साथियों, राष्ट्रवादियों के राष्ट्रवाद को खंडित करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया। जी हाँ साथियों, इसी का परिणति था जो कि उदारवादियों ने राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर दिया, एक उसका विकास कर दिया, उसका उद्भव कर दिया, जिसके नतीजा था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की हाई कमान थी उसने बंगाल का विभाजन का फैसला लिया और लॉर्ड कर्जन ने 1905 को, जी हाँ साथियों, 20 जुलाई 1905 को इसका निर्णय लिया गया और जिसके वायसराय लॉर्ड कर्जन से, और 16 अक्टूबर 1905 को इसका जो है विभाजन हो गया। तो 20 जुलाई जैसे ही निर्णय लिया गया था तो देश में बहुत सारी आंदोलन शुरू हो गई थी, जिसे आगे बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इस विभाजन के बाद पूरे बंगाल में जो है शोक की लहर दौड़ गई, जिसे शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। जी हाँ साथियों, बंगाल विभाजन के बात को जानने पर जैसे ही निर्णय लिया गया था ये 20 जुलाई को, उसी समय बंगाल विभाजन का जैसे ही निर्णय लिया गया था 20 जुलाई को, उसी समय जो है कि जो उदारवादी नेता थे उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था और 7 अगस्त 1905 से ही विरोध करना शुरू कर दिया था जोरदार तरीके से, जिसे स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन का नाम लिया गया। जी हाँ साथियों, इस आंदोलन के दौरान स्वदेशी चीज़ों को अपनाया गया, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया और गोपाल कृष्ण गोखले की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जी हाँ साथियों, इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला गीत को लिखा और भी कई सारे गीत लिखे, लेकिन आमार सोनार बांग्ला गीत जो है आज वर्तमान समय में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। हमें यह ज्ञात है साथियों कि रविंद्रनाथ टैगोर जो कि साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं और गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ भारत का जो राष्ट्रीय गीत है जन गण मन, उनके भी रचयिता हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। जी हाँ साथियों, जिन्हें गुरुजी की उपाधि दिया गया है। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण बड़ा क्षेत्र होने के कारण प्रशासन में कठिनाई को बताया, जबकि वास्तविक कारण यह था कि हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करना था। जी हाँ साथियों, अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण जो उदारवादियों को बताया एक ही बड़ा क्षेत्र से शासन करने में कठिनाई होती है। तत्कालीन बांग्लादेश में साथियों, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में उस समय शामिल थे। तो बंगाल को 2 हिस्सों में जो बांटा गया था साथियों, तो इसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र को एक हिस्से में बांट दिया गया और हिंदू बहुल क्षेत्र को दूसरे हिस्से में बांट दिया गया और इस विभाजन को जो फूट डालो और शासन करो की नीति का नाम दिया गया, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता को भंग कर देना। जी हाँ साथियों, हिंदू मुस्लिम एकता भंग करने और फूट डालो और शासन करने की नीति से ही अंग्रेज ने 1906 ईस्वी में बंगाल विभाजन के साथ साथ जो है कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, जिसके अध्यक्ष जो अली जिन्ना थे, जो बाद में जब भारत का विभाजन हुआ तो वो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। जी हाँ साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही उदारवादियों का प्रतिरोध घट गया, कम पड़ता गया और क्रांतिकारियों का प्रभुत्व बढ़ गया। यही कारण है कि द्वितीय चरण को क्रांतिकारी चरण के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ साथियों, आज़ादी की लड़ाई के जो द्वितीय चरण है उसे क्रांतिकारी चरण के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही बंगाल विभाजन हो गया और मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, हिंदू मुस्लिम एकता खंडित होने लगा, तो क्रांतिकारी का प्रभाव बढ़ गया और उदारवादियों का प्रभाव घट गया। जी हाँ साथियों, 1907 जो सूरत का एकमात्र अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस का उसी में विभाजन हुआ है, उसके बाद हुआ नहीं है साथियों, जहां कांग्रेस नरम दल गरम दल में बट गया। जी हाँ साथियों, नरम दल और गरम दल में बट गया। नरम दल में उदारवादी लोग आए और गरम दल में क्रांतिकारी लोग आए। यह सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में, जो 1916 में फिर लखनऊ अधिवेशन में एक हो गया, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग शामिल थी। जी हाँ साथियों, स्वदेशी आंदोलन के दबाव में जब स्वदेशी आंदोलन काफी जोर पकड़ने लगा और पूरे देश में इसको लेकर के आंदोलन होने लगे, तो स्वदेशी आंदोलन के ही दबाव में लॉर्ड हार्डिंग जो तत्कालीन वायसराय थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, 1911 में बंगाल विभाजन को वापस ले लिया। जी हाँ साथियों, बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, अक्टूबर 1905 में, 1911 में उसे वापस ले लिया। जहां स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम चरण में उदारवादी विचारधारा प्रभावशाली थी, वहीं द्वितीय चरण में क्रांतिकारी विचारधारा प्रभावशाली थी। जी हाँ साथियों, स्वदेशी आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगले वीडियो में हम लोग द्वितीय चरण को जानेंगे जो कि क्रांतिकारी चरण होगा। जी हाँ साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।